तो नमस्कार भाई आप सभी को। मैं नमन आपका स्वागत करता हूँ एक नई क्लास में। आप लोग वीडियो के मेन पेज पर देख रहे हैं कि यह क्लास राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसकी है। तो यह हमारी पहली डेमो क्लास है, इसी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और शायद मैं कहीं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपना पूरा 100% इस एक टॉपिक के लिए दूंगा और आपको यहाँ से याद करा के ही छोड़ूंगा। आज आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के निदेशक तत्व। पहले इसका मेन स्रोत क्या है? अरिहंत की जीपीएस, उसमें से हम पढ़ा रहे हैं। मेन स्रोत क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को अपनाया है, यानी कि आयरलैंड में ऐसी ही अवधारणा चलती थी कि वहाँ पर नीति निर्देशक तत्व यानी कि कुछ ऐसे ऐसे पार्ट जो हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में वाद योग्य नहीं रख सकते, लेकिन यह हमारे संविधान के लिए या फिर हमारी देश के लिए, हमारी जनता के लिए यह उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनसे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नैतिक भावना भी उजागर होती है, इसलिए हमारे संविधान में इन्हें रखा गया है। ओके, भाग भाग 4, वाद योग्य नहीं, जो कि मैंने आपको बताया कि यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं मतलब कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, 36 से 51 तक के अनुच्छेदों का कोई उल्लंघन करता है, तो हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आगे दर्ज नहीं कर सकते। हाँ, वो किसी के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत माइंडसेट पर निर्भर करता है। उसे हम अ, उसे हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तेरे को ये करना ही है, करना ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यह वाद योग्य नहीं है कि हम इसके ज़रिए हम सुप्रीम कोर्ट में दूसरे के ऊपर केस डाल सकें, ऐसा नहीं है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? पहला, गांधीवादी। गांधीवादी का अर्थ क्या है कि गांधी जी की विचारधारा के जो जो अनुच्छेद हैं या जो जो उनके प्रकार हैं वो इन अनुच्छेदों में बताए गए हैं। गांधी जी की विचारधारा क्या थी? गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत बने या फिर मजदूरों को या श्रमिकों को उनकी कंपनियों में भी एक लोकतंत्र की व्यवस्था हो, या फिर छोटे कुटीर उद्योगों में सहकारिता हो, यानी कि सरकार का भी हस्तक्षेप हो, जिससे छोटे उद्योगों को एक मंच मिल सके, जिससे वो अपने अपने उत्पादों को प्रस्तुत कर सकें, ऐसा कुछ। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी वो होता है जहाँ सरकार का ही सरकार का ही यानी कि किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र पर सरकार का ही प्रभुत्व हो प्रत्येक चीज़ के ऊपर। जैसे कोई गांव है या कोई देश है जहाँ पर ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर कोई निजी स्कूल नहीं है, निजी स्कूल नाम मात्र है, तो वो समाजवादी होगा। जैसे कि रूस रूस समाजवादी है, तो उसके अनुच्छेद इस प्रकार लिख रखे हैं नीचे। वो है उदारवादी। उदारवादी का क्या अर्थ है? उदारवादी वो है जैसे कि आज की जनरेशन है जो, उदारवादी वो होता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए और हमें सरकार का सीमित हस्तक्षेप चाहिए। ये नहीं कि सरकार हमें बात बात पर टोकती है या बात बात पर, या चाहे कोई भी हो। उदारवादी यानी कि खुले विचारों का या फिर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला व्यक्तिगत तौर पर, यही होता है इसका अर्थ। चलिए, उद्देश्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? जी जानते हैं। राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसमें बताया गया है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी कि राज्य में कोई भी राज्य है, इसमें राज्य की परिभाषा क्या है? जैसे कोई स्कूल है या फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप में एक राज्य है। तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स है या फिर कोई एक विशिष्ट क्षेत्र है या फिर कोई एक राज्य है या फिर कोई एक देश या फिर कोई बड़ी कंपनी है, ये अपने आप में एक राज्य के रूप में है। तो राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं कि जो भी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे
एक निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि उनमें समाज के प्रति अच्छी भावना और लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि आर्थिक रूप से सभी एक समान हो, उस क्षेत्र में आर्थिक रूप से भी समान हो और सामाजिक रूप से भी सब समान हो। इसीलिए यह दिशा निर्देश बनाए गए हैं और इन्हें लागू किया गया है, जिससे हम एक लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारतीय संघ में शामिल होने की अवधारणा। भारतीय संघ में शामिल होने की अवधारणा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि ये जो निर्देश थे या दिशा निर्देश थे, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही कुछ कुछ समझ में आ गए थे, या फिर हम इसे भारतीय संघ के लिए बना ही रहे थे, लेकिन इसकी पूर्णतः अवधारणा आयरलैंड से ली गई। ओके, ठीक है। निदेशक तत्वों से संबंधित मत। भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता, यह किसने कहा? यह कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता, क्योंकि भारतीय संविधान में हम केवल दूसरे देशों से ही जो मटेरियल था या फिर जो उनके कानून थे या फिर संविधान था उसी से हम कॉपी कर रहे थे। उसमें हमने यह एक नई विशेषता ऐड की, जिससे हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र में एक स्थिरता मिलेगी और इसे हम भविष्य में इन्हें हम एक अच्छी दृष्टिकोण से देख पाएंगे। संविधान की अंतरात्मा, ग्रेनविले ऑस्टिन। संविधान की अंतरात्मा, यानी कि आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर हृदय किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो उन्हें ही हम देखकर यह सोचते हैं कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक, उन्हें भी हम एक मूल आत्मा के रूप में जानते हैं। लेकिन अंतरात्मा क्या है, जो मूल अधिकार के बाद में बहुत मायने रखती है संविधान के अंदर, वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बारे में ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। तो डीपीएसपी बैंक पर चेक की तरह है, जो बैंक की सहमति पर देय होता है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर के टी शाह। प्रोफेसर के टी शाह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डीपीएसपी कोई विवाद योग्य नहीं है कि हम इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे, या फिर हम इसके उल्लंघन पर कहीं पर वाद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो उसे इन्हें फॉलो करता है तो उसकी मर्जी, वरना हम उसके ऊपर यह थोप नहीं सकते। यही के टी शाह ने कहा है। टी कृष्णमाचारी, नीति निर्देशक तत्वों की भावना एक कूड़ेदान के समान। वो इनकी व्यक्तिगत सोच है। यह व्यक्तिगत सोच को दर्शाता है कि नीति निर्देशक तत्वों की भावना एक कूड़ेदान के समान, यानी कि भारतीय जनता जो कम जागरूक है, उनके अ, उनके बारे में कृष्णमाचारी ने बताया है कि भारतीय जनता इसे कूड़े के समान ले रही है। यह भावनाएं कोई जरूरी नहीं है भारतीय जनता के लिए, ऐसा विचार कृष्णमाचारी बता रहे हैं। वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। ठीक है, कोई नहीं। संवैधानिक उपबंध। अब हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या और कैसे याद कर सकते हैं हम इन्हें, और किस वे में हमें इन्हें याद करना चाहिए ताकि हम इन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। याद करना यानी रटना नहीं है, हमें हमें ये समझने हैं। समझने यानी कि हमें इनकी फिलोसफी को समझना है। फिलोसफी एक बार समझ में आ गई तो हम इन्हें एक क्रम में जचा सकेंगे। वो क्रम में जचाना या फिर क्रम में बांधना हम देखेंगे। आप देखेंगे जैसे अनुच्छेद 36 से यह शुरू होते हैं और अनुच्छेद कहाँ तक जाते हैं? 51 तक। ठीक है। संवैधानिक उपबंध। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में इसलिए बताई गई है क्योंकि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य क्या है और किस तरह के एक स्टैट्यूटरी बॉडी को हम राज्य बोलेंगे, तो वो अनुच्छेद 36 में बताया गया है। तो यह इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा। उससे आगे अनुच्छेद 37 में यह इसके बारे में यह बताया गया है कि इसकी प्रकृति कैसी है, यह न्याय संगत है या फिर गैर न्याय संगत है, या फिर क्या है ये, इसके बारे में बताया गया है। यह गैर न्याय संगत है क्योंकि हम इन्हें वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी किसी भी कोर्ट में हम इन्हें पेश नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम कोई भी केस दर्ज नहीं कर सकते। इसलिए यह इसकी प्रकृति को बताया गया है। इससे आगे देखना, एक बार आप क्रम देखना कैसे बांट रखा है इन्हें। यह क्रम 5 से 6 अनुच्छेद तक चलेगा, फिर अलग क्रम बनेगा। वैसे ही हम देखेंगे
अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा लोक कल्याण को बढ़ाने हेतु सामाजिक व्यवस्था। देखिए, पहले राज्य की परिभाषा बताई, फिर उसकी प्रकृति बताई कि वो कैसा है, और फिर उसका उद्देश्य बताया कि वह कार्य कैसे करेगा और कैसे किसके लिए वह बनाया गया है। तो यह बनाया गया है लोक कल्याण को बढ़ाने हेतु सामाजिक व्यवस्था है, लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और इससे आगे बताया गया है 44वां संविधान संशोधन राज्य द्वारा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। यह अनुच्छेद 38 के भाग 2 में है। आप ये देखिए, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं कि आय, किसी की आय, स्थिति, किसी की स्थिति क्या है, किसी को सुविधाएँ क्या मिल रही हैं, किसी को अवसर क्या मिल रहे हैं, इन सब में जो असमानताएँ हैं उनको कम करना। तो वही तो लोक कल्याण है ना? वही तो लोक कल्याण है कि हम कैसे सबको बराबर ला सकते हैं, वही तो कल्याण होगा। तो कैसे? देखिए, आप आगे आप एक इसी सीरीज़ में चलिए और इसी क्रम में देखेंगे कि एक क्रम में जचाए हुए हैं, एक क्रम में बंधे हुए हैं। यह सोच से बांधे गए हैं, ना कि हमारे रटने के लिए कि ये रटना है, ये रटना है, ऐसे नहीं। अब देखना आगे, अनुच्छेद 39 यानी 39। 39 ए में आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करेगी सरकार या राज्य हमें। देखिए, इसमें प्रकृति बताई गई थी, पहले राज्य की परिभाषा, फिर प्रकृति वो कैसे काम करेगा, फिर वो किसके लिए काम करेगा, लोक कल्याण के लिए, और फिर राज्य हमें क्या क्या प्रदान करेगा इसके लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमें क्या क्या प्रदान करेंगे, जनता को क्या क्या प्रदान करेंगे, ऐसे। तो 39 ए में बताया गया है आजीविका के लिए वो हमें पर्याप्त साधन प्रदान करेंगे। हमारी आजीविका यानी कि हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें जो डेली या प्रतिदिन हमें जो भी आजीविका चलानी होती है, जीवन को चलाना होता है, वही आजीविका होती है। अ, उसको चलाने के लिए हमें पर्याप्त साधन राज्य के द्वारा दिए जाएंगे। 39(2) यानी कि 39(b) भौतिक संसाधनों के लिए सर्वोत्तम तरीके। भौतिक संसाधनों के लिए सर्वोत्तम तरीके क्या हैं कि हमें भौतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में, या फिर जो भी हमारे आसपास भौतिक संसाधन है वो हमें कैसे यूज़ करने हैं। 39 के सी में धन का संकेंद्रण नहीं, यानी कि अगर हम अनुच्छेद 38 की यहाँ पर देखें कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। सबसे पहले क्या है कि आय में समानता को बढ़ाएंगे। तो आय में समानता को बढ़ाएंगे तो धन का संकेंद्रण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि धन का संकेंद्रण यानी कि कोई एक ज़्यादा धनी है और कोई दूसरा बिल्कुल गरीब है, तो किसी एक के पास धन का संकेंद्रण हो गया ना, तो अगर यही धन दोनों के पास बराबर होता तो वो समानता बन जाती। तो उसी को बढ़ाना है, इसमें यही कहा गया है। 39 के डी में क्या बताया गया है, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो वही बात है कि पुरुष और महिला भी तो समाज का ही भाग है, और समाज में समानता बढ़ेगी तो पुरुष और महिलाओं में भी समानता बढ़ेगी, तो पुरुष महिलाओं में समानता बढ़ेगी तो समान कार्य करेंगे और तो समान वेतन मिलेगा ही। तो यही बात बताई गई है। ठीक है। 39 ई यानी कि 39 के ई में जबरन कार्य की मनाही। जबरन कार्य की मनाही अर्थात कि कोई भी किसी से भी जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली अपना कार्य नहीं करवा सकता। अगर किसी का मन नहीं है तो वह किसी के जबरन जबरदस्ती करने पर। 39 के ई में जो कि मैंने आपको बता दिया है जबरन कार्य की मनाही। ठीक है। 39 एफ यानी कि 39 के एफ में बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसे हम मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स में संशोधन किए गए थे, इसलिए इसी संशोधन अधिनियम को हम मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 39 एफ बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर, यानी कि बच्चों को स्वतंत्रता भी मिलेगी और उन्हें उनके किसी अच्छे कार्य पर सम्मान भी मिलेगा। ये नहीं कि ऐसे ही अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे भी उसी नज़र से देखा जाएगा, और एक जो गलत व्यवहार कर रहा है उसे भी उसी नज़र से, ये नहीं। बच्चों को स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि वह सम्मान के लायक है तो अवश्य अवश्य ही उसे सम्मान भी मिलेगा। ठीक है। चलिए, यह एक सीक्वेंस पूरा हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको इसका सीक्वेंस क्या रहेगा जिससे आप इसे याद कर पाएंगे। देखिए, पहले राज्य की परिभाषा बताई गई कि अनुच्छेद 36 में यह है परिभाषा है। ठीक है। राज्य के संदर्भ में यह परिभाषा है। फिर उसके बाद इनकी इनका जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति है बीपीएसपी की, वह बताई गई कि यह गैर न्याय संगत है।
इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसकी प्रकृति हो गई। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देख लें, राज्य द्वारा लोक कल्याण करेंगे, लोक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक व्यवस्था होगी ऐसी कि लोक कल्याण को बढ़ावा मिले। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, यानी कि आय में समानता बढ़ाएंगे। तो फिर इनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति 39 में की गई है। 39 के आर्टिकल में बताया गया है कि हम अनुच्छेद 38 की जो उद्देश्य है, और अनुच्छेद 38 का जो उद्देश्य है उसे हम अनुच्छेद 39 में विस्तृत रूप से समझा रहे हैं कि हम उसे कैसे पूरा करेंगे, तो वही बताया गया है। तो आपको ये 4 आर्टिकल जो हैं वो एक सीक्वेंस में याद रखने हैं, ऐसे आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे इसे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।